हेलो, स्वागत है आपके हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियो एनर्जी एजुकेशन में। जियो एनर्जी एजुकेशन राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान की ज्योग्राफी को आगे बढ़ा रहा है। राजस्थान की ज्योग्राफी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सन पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो अपना एक अलग ही छाप छोड़ती है। ठीक है, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें अपन ने स्टार्ट किया है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश अपन ने अलग अलग पार्टों में देखे हैं। 4 अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को स्थापित किया गया है। 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने देखा है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन अपन ने किया है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का अपन ने अध्ययन किया है। और आज अपन बात करेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में चौथा या लास्ट भौगोलिक प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 4 अलग अलग भागों में बांटा गया था। पश्चिम का जो मरुस्थल है वो भी अपन ने देख लिया है, अरावली पर्वतमाला अपन ने देख ली है और मैदान अपन ने देख लिया है। इससे पहले का जो वीडियो था इसमें अपन ने बात करी है पूर्वी मैदानी प्रदेश की। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो अरावली के पूर्व में स्थापित है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये अध्ययन अपन ने कर लिया है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें चंबल बेसिन है, बनास बाणगंगा बेसिन है और माही बेसिन है। चंबल बेसिन के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है, जिसमें उत्खात स्थलाकृति भूमि अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। अवनली का अपर्दन वहां पर ज्यादा होता है। उसके बाद में बनास बाणगंगा जो मैदान है उसको अलग अलग भागों में अपन ने देखा है। इसमें बनास का जो मैदान है, बनास बेसिन है, उसमें मालपुरा करौली का मैदान है, आपका मेवाड़ का मैदान है। इस तरीके से अपन ने अध्ययन किया है। और लास्ट में जो माही बेसिन है, उस माही बेसिन में अपन ने 56 के मैदान के बारे में बात करी है। 56 के मैदान या 56 की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? बाड़मेर में, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है उनमें। ठीक है, आज अपन बात करेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो पहले अपन मैप से समझते हैं क्या है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए अपन ने ये राजस्थान के लगभग मध्य से होकर के हमारी अरावली पर्वतमाला है वो निकल रही है। ये कौन सा भाग है? अरावली। अरावली का भाग है, अपन ने अध्ययन कर लिया है इसका। उसके बाद में ये वाला जो भाग है ये किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन कर लिया है अपन ने। और आज अपन बात करेंगे किसकी? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यानी यहां तक अपन ने चर्चा कर ली है ऊपर वाले की। ये वाली चर्चा हमारी हो चुकी है पूर्वी मैदानी प्रदेश की। अब सीधा अपन हाड़ौती के पठार की बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये सबसे पहले तो प्रायद्वीप भारत का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप भारत है। आप कहोगे प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप भारत जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर राजस्थान का, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत कहलाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत का ही इसको क्या बताया गया है? हिस्सा बताया गया है। ठीक है, और प्रायद्वीप भारत में भी अपन इसको किस में पढ़ते हैं? मालवा के पठार में पढ़ते हैं। किसके पठार में पढ़ते हैं? मालवा के पठार में इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। इस पठारी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का कितना है? पूरे राजस्थान के अकॉर्डिंग 6.89%, लगभग
कितना है, 7% है। जिसके ऊपर जनसंख्या कितनी निवास करती है, यानी जनघनत्व की दृष्टि से सुदृढ़ प्रदेश है ये, 11% या 11% जनसंख्या किसके ऊपर निवास करती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पे। क्यों करती है, क्योंकि ये भी एक तरीके से सघन बसा हुआ प्रदेश है और यहाँ पर भी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान भी है और एक उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है जिसको काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में बढ़िया तरीके जो नगदी फसलें होती है वो नगदी फसलों की यहाँ पर नगदी फसलें बोई जाती है, नगदी फसलें की पैदावार होती है। ठीक है, तो मालवा के पठार का भाग है और इसका क्षेत्रफल कैसा है, 6.89%। फैला किस में हुआ है, इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो विस्तार देखिए, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ तो है ही है, कोटा बूंदी 12 और झालावाड़ यहां तक तो ये फैला हुआ है, प्लस इसमें थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का भी है, उसके बाद में यहाँ पर भीलवाड़ा का थोड़ा हिस्सा आता है। ठीक है, सवाई माधोपुर का भी है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं तो ये धौलपुर करौली तक, क्यों, क्योंकि इसको अपन महान सीमा भ्रंश इसी में पढ़ेंगे अपन। तो कोटा बूंदी 12 झालावाड़ चित्तौड़गढ़ है ना और बूंदी, इनमें भी ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ज्यादातर किस में है, ये कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में है। कोटा ये वाला हिस्सा कोटा, उसके बाद में यहाँ 12 है, इधर झालावाड़ है, यहाँ ऊपर बूंदी है। तो इस तरीके से ये इसका फैलाव है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करें अपन तो इसका ढाल किस तरफ है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल बताइए। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जो नदियां हैं वो नदियां जैसे मान लीजिए आपकी काली सिंध है, परवन है ना, इधर आपकी सीप नदी है। तो ये सारी की सारी नदियां कहाँ से, किधर से, दक्षिण से देखो उत्तर की तरफ जा रही है और फिर उत्तर में यहाँ चंबल में मिल जाती है तो आगे चंबल तक चली जाती है। तो इस तरीके से इसका ढाल किस तरफ है, इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर की तरफ और उत्तर से दक्षिण से उत्तर व उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ इसका आगे ढाल है। और जो नदियां हैं वो नदियां या जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। इसका जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ पे है भाई, बंगाल की खाड़ी में। यानी ये वाली नदियां सारी की सारी कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अपन ने यहाँ पे चंबल नदी देखी है, बनास नदी देखी है, बाणगंगा देखी है, उसकी सहायक नदियां अपन ने देखी है। ठीक है, तो जल ग्रहण कहाँ का है, इसके बंगाल की खाड़ी तक जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पूछी जाने वाली है, वो कौन सी है, महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, महान सीमा भ्रंश, ये यहां पर कहां पर, जैसे इधर से अपन देखें तो सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली है ना, उसके बाद में धौलपुर का कुछ हिस्सा है। तो यहां पर अपने को ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो बताया गया है। और ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ तक भी कहीं कहीं ये अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, सैटेलाइट से अपन देखते हैं तो ऐसे भ्रंश का निर्माण हो रखा है। यहाँ पे भ्रंश के निर्माण से पता लग जाता है कि ये वाला हिस्सा है वो अलग है और इधर वाला हिस्सा क्या है, अलग है। ये वाला मालवा के पठार में या प्रायद्वीप भारत के हिस्से में आता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो क्रिटेशियस काल में मानी गई है। कौन से काल में मानी गई है, क्रिटेशियस काल में, आज से लगभग 7,000 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, इस तरीके से इसका विस्तार है। आगे जो ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, महान सीमा भ्रंश, इसकी चर्चा हमारी हो गई है। उसके बाद में जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है
उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक भाग विंध्यन कगार है। कौन सा भाग है? विंध्यन कगार, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार। कगार का मतलब होता है ऐसे ढाल वाली, या आगे से ऐसे जो सामने दिखाई देता है कि आगे कुछ दीवार टाइप खड़ी है, तो विंध्यन कगार। और दूसरा भाग कौन सा है? दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। ये इसके अलग अलग भाग है। विंध्यन कगार भूमि जो अलग अलग इधर ये जो विंध्यन कगार है हमारी आगे तक जाता है, कहाँ तक? बिहार तक। कहाँ तक जाता है ये? बिहार तक अपने को विंध्यन कगार भूमि है वो स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। जो दक्कन का लावा पठार है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसमें आपके बूंदी की पहाड़ियां है, कोटा की पहाड़ियां है। फिर दक्कन के लावा पठार को और अन्य भागों में बांटा गया है। इसमें पठार, इसमें डाबी का पठार है आपका, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। इसमें डंग गगधर प्रदेश है आपका, है ना। इधर 12 जिले में जो आपकी होर्ससू पहाड़ियां है ना, घोड़े के नाल की आकृति वाली पहाड़ियां है, जिनका निर्माण कोई तो कह रहा है ज्वालामुखी क्रेटर से, यानी ज्वालामुखी क्रेटर से नहीं हुआ है, जबकि किससे हुआ है? उल्का पिंड गिरने से हुआ है, ठीक है। उल्का पिंड गिरने से यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं 12 में, उनका निर्माण हुआ है, क्रेटर झीलें बनी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो ये तो सामान्य सी बातचीतें हो गई। अब इन बातचीत को अपन सुस्पष्ट तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं ताकि याद करने में हमें आसानी हो। तो हेडिंग लगाइए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। नंबर 4 नंबर हमारा कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जिसमें आपकी रामगढ़ की पहाड़ियां है, कोटा की पहाड़ियां है ना, और डाबी का पठार कहाँ पे है, इस तरीके से महान सीमा भ्रंश है, इस तरीके से ये सारी चीजें आपके एग्जाम में दिखाई देती हैं। देखिए हमारा लास्ट है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में, और वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का मैप आप बना लीजिए इस तरीके से, सांकेतिक मैप के तौर पर है ये। और ये हमारा राजस्थान है, और ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसमें आप लिखिए इसकी या इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए पहले। क्षेत्रफल कितना है इसका? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल 6.89%, यानी लगभग कितना है? 7% भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जनसंख्या, जनसंख्या यहाँ पर कितनी मिलेगी आपको? 11% जनघनत्व, 11% जनसंख्या निवास करती है, एक तरीके से सघन बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका विस्तार अगर अपन देखें, विस्तार, तो विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में इसका विस्तार है। चित्तौड़गढ़ है, थोड़ा सा भीलवाड़ा है, ये क्षेत्र भी इसमें आते हैं, लेकिन मोस्टली किसमें है? ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। 3 नंबर इसमें बात करेंगे अपन ढाल की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल किस तरफ है, या ढाल बताइए आप।
तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो ढाल है वो नदियों के हिसाब से अगर अपन देखें तो उसमें एक तो हो गया हमारा नदियां दक्षिण से उत्तर, ढाल किस तरफ हो गया, दक्षिण से उत्तर व उत्तर पूर्व, ढाल किस तरफ है, दक्षिण से उत्तर व उत्तर पूर्व। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा है कि से काली सिंध है, परवन नदी है, ये सारी की सारी किस में मिल रही है आगे जाकर के, चंबल में, और चंबल किस में जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो अगर इसमें अपन लिख सकते हैं जल ग्रहण की दृष्टि से यह बंगाल की, जल ग्रहण दृष्टि से यह बंगाल की खाड़ी में नदियां अपना जल छोड़ती है। अपना जल कहाँ छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है ये, ठीक है। जल ग्रहण की दृष्टि से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, ठीक है। तो जो नदियां हैं वो जल कहाँ छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में 5 नंबर है हमारा, यह प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत का। यह क्षेत्र प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है तथा मालवा के पठार का उपभाग है। किसके भाग है, मालवा के पठार का उपभाग है, ठीक है। इतनी बात आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है और मालवा के पठार का क्या बताया गया, उपभाग बताया गया है ना। और अगर इसमें अपन देखें तो जो प्रायद्वीप भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन से लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अपने आगे देखेंगे इनको भौतिक भूगोल के अंतर्गत। इसमें जो पेंजिया है, पेंथालासा है, वो 2 भागों में टूटता है, फिर आगे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, फिर से अलग अलग महाद्वीप बनते हैं। प्लेट संचलन का सिद्धांत वो अपन चेक करेंगे, देखेंगे। तो गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है ये, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। आप लिखिए स्टार लगा के अपन लिखते हैं महान सीमा भ्रंश। महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश है जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अगर देखा जाए तो यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर है ये, ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित है। उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित है और
यह करौली, उसके बाद धौलपुर करौली, लिख देंगे धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है तथा कहीं कहीं स्पष्ट भी दिखाई देता है। कहीं कहीं स्पष्ट भी दिखाई देता है। कहीं कहीं स्पष्ट भी दिखाई देता है। तो कौन सा फॉल्ट हो गया? महान सीमा भ्रंश हो गया, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है कि एक मेन बाउंड्री फॉल्ट और है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है लघु हिमालय में, लघु हिमालय, महान हिमालय, वहां पर ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मुख्य सीमा भ्रंश, कथन कारण का क्वेश्चन क्या बनता है? मुख्य सीमा भ्रंश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर है। जल्दबाजी में अपन उसको कथन को सत्य कर देते हैं, जबकि ये क्या है? महान सीमा भ्रंश है, ना कि मुख्य सीमा भ्रंश। इसलिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित है, और ये आगे अलग अलग जिलों में अपने को ये दिखाई देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमारा जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं देखिए। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। आगे अपन स्टार लगा के लिखेंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है? एक है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। कौन सा पठार है? लावा पठार। ठीक है, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार भूमि है, और दक्कन का लावा पठार है। दो भाग है। ये जो विंध्यन कगार है, ये विंध्यन कगार इधर सवाई माधोपुर, धौलपुर से होता हुआ आगे तक बिहार तक फैला हुआ है, ये विंध्यन कगार क्षेत्र। ठीक है, तो वापिस हेडिंग लगाइए, यहाँ पे लगाइए विंध्यन कगार भूमि। इसमें लिखेंगे अपन, यह चित्तौड़गढ़ से बिहार तक फैले हैं। चित्तौड़ राजस्थान में चंबल बेसिन और जो बनास बेसिन है उसके बीच में, तो ये चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक फैले हैं। चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक फैले हुए हैं। कौन से भूमि? विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, और इन कगारों का मुख, यानी यहाँ पे ये कगार है, और इस कगार का मुख किस तरफ है? दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। तो आगे अपन लिख लेंगे, इन कगारों का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर
है। आगे अपन लिख लेंगे इन कगारों का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। बलुआ पत्थर कह दो, बालूकाष्म कह दो, बलुआ पत्थर या बालूकाष्म बलुआ पत्थर से हुआ है। बालूकाष्म पत्थरों से इनका विंध्यन कगार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और ये जो बालू का पत्थर है, इन बालू का पत्थर यानी कि ऐसे माना जाता है कि इसका जो निर्माण है, ये अपन देखते हैं तो ये ऐसे इधर इस तरीके से अपने को दिखाई नहीं देता है, बल्कि पूरा है। ये अपन राजस्थान की बात करें, इसका ये अपना क्षेत्र ने अपने को दिखा दिया, ठीक है। जबकि अपन ऊपर से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया मालवा पठार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब ज्वालामुखी के कारण इनका निर्माण हुआ ऐसा बताया गया है। लेकिन जब ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी की अलग अलग जो परतें बनी थी, उन परतों में से मिट्टी का क्या हुआ था, अपरदन हुआ था। और वही मिट्टी आकर के और यहाँ पर स्थापित हो गई है अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पे स्टैंड कर दिया है उस मिट्टी ने, यहाँ पे ये जम गई है। और इस कारण इससे मिट्टी का जो जनक अगर कहे तो वो कौन सा है, बालू का पत्थर है। तो काली चिक्का जैसी मिट्टी का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और काली मिट्टी एक तरीके से देखा जाए तो फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। इसमें अच्छी फसल होती है, स्वतः जुताई वाली या रेगुड़ी मिट्टी भी उसे कहते हैं। तो इन कगारों का निर्माण बलुआ पत्थर या बालूकाष्म से हुआ है। और वो मिले हैं चूना पत्थर भी अपने को देखने को मिलता है, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये बात कौन सी हो गई हमारी, विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। और यहाँ पे हल्की फुल्की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। वैसे तो दक्कन के लावा पठार में भी आपको काली मिट्टी खूब मिलेगी, लेकिन विंध्यन कगार भूमि में भी ये चीजें मिलती है आपको, ठीक है। इसमें सोयाबीन वगैरह, आपका कपास है, ये सारी चीजें पैदावार की जाती है। दूसरा कौन सा आ गया हमारा, दूसरा आ गया दक्कन का लावा पठार। 2 नंबर हमारा हेडिंग लगाइए, दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार, ये जो दक्कन का लावा पठार है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अधिकांश भाग है दक्कन के लावा पठार के रूप में जाना जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक तरीके से लावा पठार से बना हुआ है। अपन इसमें लिख लेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र दक्कन के लावा पठार से, दक्कन के लावा से निर्मित हुआ है। यानी अधिकांश पठारी भाग है वो किससे हुआ है, लावे से निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण क्रीटेशियस काल, इसका निर्माण क्रीटेशियस काल, और क्रीटेशियस काल को अपन लिख सकते हैं 7 करोड़ वर्ष पूर्व। पहले मैंने 7000 बोल दिए थे, वो गलत है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व इसका क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। और यहाँ पे रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ रेगुड़ या काली मिट्टी पाई जाती है। देखो, रेगुड़ या काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है,
मानसून झालावाड़ के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करता है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र है वो अति आर्द्र क्षेत्र में शामिल किया गया। जलवायु में अपन पढ़ेंगे तो ये अति आर्द्र में, क्यों? क्योंकि जो वर्षा होती है वो 110 सेंटीमीटर से प्लस ही होती है यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर पैदावार होती है। काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है ना। तो इस तरीके से ये हमारा दक्कन का लावा पठार है। अब दक्कन के लावा पठार में कुछ अपने को पहाड़ियां देखने को मिलती है, यानी ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार में कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे बूंदी की पहाड़ी, कोटा की पहाड़ी, है ना। तो वो भी अपन लिख लेते हैं, वो भी अपन लिख लेते हैं। दक्कन के लावा पठार में कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती है, ऐसे लिख लेते हैं। दक्कन के लावा पठार में कुछ पहाड़ियां मिलती है, कुछ पहाड़ियां मिलती है। कौन कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो सबसे पहले एक मिलती है बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। और ये जो बूंदी की पहाड़ियां है, ये बूंदी की पहाड़ियां यहाँ पर इस तरीके से अपने को अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में यहाँ बूंदी में दिखाई देती है। यह पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देती है, अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देती है। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी है सतूर। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? सतूर है, जो 353 मीटर है। बूंदी की पहाड़ियों की दिशा अपन देखें तो पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बूंदी की पहाड़ियां हैं। 2 नंबर हमारे आता है कोटा की पहाड़ियां। कोटा की पहाड़ियां, कोटा की पहाड़ी में अपन लिखेंगे कोटा की पहाड़ियां कोटा जिले में दक्षिण से पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, यानी दक्षिण से पश्चिम की तरफ ये पहाड़ियां पड़ती है। तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व या दक्षिण से पश्चिम की तरफ अपन देख सकते हैं। तो दक्षिण कोटा की पहाड़ियां फैली हुई है। इन्हें मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं। मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको? कोटा की पहाड़ियों को। तो दक्कन के लावा पठार है, 2 भागों में बांटा गया है, एक बूंदी की पहाड़ियां, एक कोटा की पहाड़ियां। यहाँ पर और भी बहुत सारी पहाड़ियां अपने को दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें अपने को दिखाई देती है। जैसे 12 जिले में अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं वो एक हॉर्स शू की तरह अपने को पहाड़ियां दिखाई देती है। डग गंगधर प्रदेश अपने को दिखाई देता है झालावाड़ में, है ना। और डाबी का पठार अपने को, जो डाबी का पठार है वो बूंदी की पहाड़ियां और कोटा की पहाड़ियों के मध्य वाला जो उच्च भूमि है वो डाबी का पठार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बिजोलिया का पठार भी है, भीलवाड़ा में, है ना, भीलवाड़ा में बिजोलिया का पठार भी है, ठीक है, वो भी अपन लिख लेते हैं। अपन आगे लिखेंगे इन पहाड़ियों के अलावा
अन्य स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती है। आगे लिखेंगे, इन पहाड़ियों के अलावा अन्य स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। अन्य स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। पहली स्थलाकृति हो गई डाबी का पठार। इसमें अपन लिखेंगे बूंदी तथा कोटा की पहाड़ियों के मध्य बूंदी जिले में कौन सा है? डाबी का पठार। 2 नंबर बात करेंगे ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य है। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। तो अपन लिखेंगे इसमें बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। 3 नंबर कौन सा आ जाता है हमारा? गंगधार प्रदेश। ये कहां पर है? झालावाड़ जिले का दक्षिण पूर्वी प्रदेश का भाग। झालावाड़ जिले में सबसे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? गंगधर प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी वाला जो इलाका है ये झालावाड़ जिले में ये क्या कहलाता है? गंगधर क्षेत्र कहलाता है। गंगधर क्षेत्र जो झालावाड़ जिले में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी पठार का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है। 4 नंबर क्या आता है? शाहबाद उच्च भूमि। और शाहबाद उच्च भूमि 12 जिले में है। 12 जिले का जो उत्तरी भाग है वो कौन सा है? शाहबाद उच्च भूमि कहलाता है। 12 जिले का उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी भाग, 12 जिले का उत्तरी भाग इस तरीके से लास्ट पार्ट आता है हमारा। इस क्षेत्र में 12 क्षेत्र की बात हो रही है। हाँ देखिए आगे अपन लिखेंगे इस क्षेत्र में 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है जिनकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है। जिनकी आकृति घोड़े के नाल इसको अपन बोलते हैं हॉर्स शू। घोड़े के नाल जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। इनका निर्माण
इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से ना होकर उल्कापिंड से हुआ है। उल्कापिंड से हुआ है। यहाँ रामगढ़ झील भी है। रामगढ़ झील भी है तथा यह क्षेत्र जियो हेरिटेज में शामिल है। रामगढ़ झील में है, रामगढ़ झील है ये और जियो हेरिटेज में शामिल है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं और वो रामगढ़ की पहाड़ियां हॉर्स शू आकृति की है, यानी घोड़े के नाल के समान आकृति है इन पहाड़ियों की। इस तरीके से बनता है। ऊपर से अपन देखते हैं तो वो कौन सा है, ये रामगढ़ झील का निर्माण हुआ था और रामगढ़ की पहाड़ियां हैं जिनकी आकृति घोड़े के नाल के समान है 12 जिले में। तो ये अध्ययन अपन ने किया है आज, जिसमें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 6.89%, 11% जनसंख्या निवास करती है और इनका जो विस्तार है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ा बहुत। इस तरीके से अगर विंध्यन कगार की बात करें तो ये हमारा आगे तक जाता है, जिसमें बिहार तक ये फैला हुआ है। और एक महान सीमा भ्रंश भी है जो हमारा चित्तौड़गढ़ है, उसमें बूंदी, भीलवाड़ा कहीं कहीं ये स्पष्ट दिखाई भी देता है। तो मेन इंपॉर्टेंट महान सीमा भ्रंश को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका ढाल कैसा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है। दूसरी बात, इसका जल ग्रहण क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है यहाँ नदियां, परवन नदी है, काली सिंध है, इधर सीप नदी है ना। तो ये सारी नदियां चंबल में मिलकर के आगे यमुना में मिलकर के और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया है कि ये जो पूरा का पूरा भाग है ये प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र का भाग है। प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं अपन, और प्रायद्वीप भारत में भी इसको मालवा के पठार का उपभाग में इसको शामिल करते हैं। हमारे राजस्थान का हिस्सा इस कारण अपन को इस तरीके से दिखाया गया, इस तरीके से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में दक्कन का जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसको 2 भागों में बांटा गया था। 2 भाग कौन कौन से हो गए, एक भाग हो गया विंध्यन कगार भूमि और दूसरा हो गया दक्कन का लावा पठार। जो विंध्यन कगार है वो विंध्यन कगार का जो मुख है वो हमारा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ मुख है। कगारों का मतलब होता है ऐसे दीवार की तरफ कोई चट्टान खड़ी है आगे, जैसे अपन को दिखाई देता है। और सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है ना, यहाँ से लेता हुआ यह कहाँ तक जाता है, बिहार तक ये फैला हुआ है। उसके बाद में अलग अलग दक्कन के लावा पठार अपन ने देखा है। दक्कन के लावा पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और यहाँ पर मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के लावा पठार में। काली मिट्टी है वो उसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। कृषि फसल अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है। मानसून झालावाड़ से प्रवेश करता है हमारे भारत में, राजस्थान में। इस तरीके से अपन इसमें अध्ययन किया है। उसके बाद में जो दक्कन का लावा पठार है उसमें अलग अलग अपने को पहाड़ियां देखने को मिलती है। सबसे पहली पहाड़ी अपन ने देखी थी बूंदी की पहाड़ियां, जो पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में अपने को दिखाई देती है ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ की ऊंची चोटी सतूर है। फिर कोटा की पहाड़ियां अपने को दिखाई देती है, जो एक तरीके से पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये पहाड़ियां अपने को कोटा में दिखाई देती है। और बूंदी की पहाड़ियां और कोटा की पहाड़ियों के मध्य पठारी प्रदेश है, उच्च भूमि है, जिसको अपन डाबी के पठार के रूप में जानते हैं। बूंदी जिले में है डाबी का पठार। ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया, भैंसरोडगढ़,
से अपने को चित्तौड़गढ़ तक, ये चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ तक मिलता है। बिजोलिया भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक ये अपने को देखने को मिलता है, ऊपरमाल का पठार। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर झालावाड़ में डग गंगधर प्रदेश है। झालावाड़ का जो पठारी भाग है, उच्च भूमि डग गंगधर प्रदेश है। रामगढ़ में हॉर्स शू आकृति अपने को दिखाई देती है, हॉर्स शू आकृति की पहाड़ियां दिखाई देती है। और 12 जिले में यहाँ पर अपने को अलग अलग पहाड़ियां भी दिखाई देती है, जिसको अपन शाहबाद उच्च भूमि भी कहते हैं। तो और ये जियो हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पर ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अपना कंप्लीट होता है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के साथ ही हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, इसके 4 अलग अलग भाग अपन ने पढ़े हैं, जिसमें पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पड़ा है, दूसरा अरावली पड़ा है, तीसरा अपन ने पूर्वी मैदानी पढ़ा है, और चौथा आज अपन ने पढ़ा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अलग अलग पार्ट अपन ने देखे हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके 2 पार्ट देखे थे, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त में अपन ने धोरे देखे हैं, धरियन, जिसमें अनुधेर दे, अनुप्रस्थ, परवलिक, पैराबोलिक, नेबका, ये सारी चीजें अपन ने देखी है। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने देखा है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है, और पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। 4 भागों में बांटा गया था, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ये अपन ने अध्ययन कर लिया है उनका। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला अपन ने देखी है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। खेड़ ब्रह्म यहाँ सिरोही की सीमा से लेकर के और आगे हमारी खेतड़ी तक ये 550 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला जिसका मूल अरब सागर में है और गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर के दिल्ली के रायसीना तक ये जाती है। फिर अरावली पर्वतमाला में अलग अलग पार्ट अपन ने देखे हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की अलग अलग चोटियां देखी है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 400 से 450 मीटर तक है, जिसमें रघुनाथगढ़ है, उसके बाद में लोहागर्जी है, मालखेत है, भोजगढ़ है, अदवाड़ है, खो है, भेराच है, बबई है, बिलाली है, मनोरपुरा है, डोसी की पहाड़ी है ना। ये सारी अपन ने देखी है किस पहाड़ी में, किसमें, उत्तरी अरावली में। मध्य अरावली में 4 ही चोटियां हैं। सबसे पहले मध्य अरावली का विस्तार सांबर जो जयपुर में है और देवगढ़ राजसमंद में, उसके बीच में है। मध्य अरावली की प्रमुख 4 चोटियां, जिसमें गोरमजी 934, उसके बाद में मायराजी 933, उसके बाद में नागपाड़ देखा है, तारागढ़ देखा है, तारागढ़ और नागपाड़ 795। इस तरीके से अपन ने अध्ययन किया है। दक्षिण अरावली है। दक्षिण अरावली में अलग अलग चोटियां अपन ने देखी है। दक्षिण अरावली का विस्तार अपन ने देखा है। देवगढ़ राजसमंद से लेकर के सिरोही है, उदयपुर है ना, इसमें हमारा राजसमंद है, यहाँ तक इसका फैलाव है, डूंगरपुर है, यहाँ तक इसका फैलाव है। अलग अलग चोटियां अपन ने देखी है। दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ठीक है। चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर, शेर और जरगा, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों सिरोही की चोटियां हैं। सिरोही की प्रथम चोटियां हैं, जिसमें गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431। इस तरीके से नीचे बढ़ते बढ़ते अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़ है ना। उसके बाद में अपन ने धोनिया डूंगर, जिसकी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि डूंगर है और अपन अलग अलग पढ़ते हैं वो। ठीक है। उसके बाद में जयराज है, ऋषिकेश है, कमलनाथ है ना। ये सारी चीजें अपन ने किसमें पढ़ी है, अरावली पर्वतमाला में पढ़ी है। ठीक है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला के अलग अलग दर्रे अपन ने पढ़े हैं। उत्तरी अरावली में इस प्रकार कोई दर्रा नहीं है। मध्य अरावली में अपने को अलग अलग दर्रे देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्यावर में पखेरिया दर्रा है, शिवपुरा है, सुराघाट दर्रे हैं, है ना। ये कचबाली दर्रा है, ये सारे ब्यावर अजमेर के दर्रे हैं। उसके बाद में राजसमंद के दर्रे अपने से गोरम घाट जी का दर्रा है हमारा। ठीक है। गोरम घाट है ना। दिवेर का दर्रा है जो, है ना। इस तरीके से अपन ने देखा है। उदयपुर में अलग अलग दर्रे अपन ने देखे हैं। ठीक है। हाथी दर्रा है, देबारी दर्रा है ना, ये सब। उसके बाद में पाली में जीवलिया की नाल, पगलिया की नाल, है ना, ये सारी अपन ने देखे हैं। पठारों की बात करें तो अलग अलग पठार अपन ने इसमें देखे हैं। और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग आपका
बनास बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन के रूप में अपने को दिखाई देता है। ठीक है, और आज अपन ने कौन सा पढ़ा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ा है, जिसमें अपन ने एक महान सीमा भ्रंश देखा है। देखो याद रखना, मेन बाउंड्री फॉल्ट और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, राजस्थान वाले हमेशा से ग्रेट रहे हैं, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का है राजस्थान में है। ठीक है, और प्रायद्वीप पठार का उपभाग है, प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, मालवा के पठार का उपभाग है। दो भागों में बांटा गया है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। कितने भागों में? दो भागों में, एक विंध्यन कगार भूमि और एक दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि है, विंध्यन का मुख किस तरफ है? दक्षिण पूर्व की तरफ उसका मुख है, और यह कहाँ तक फैला हुआ है? बिहार तक फैला हुआ है। सवाई माधोपुर, इधर धौलपुर, करौली से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर अलग अलग अपन ने अध्ययन कर लिया है कि दक्कन के लावा पठार में कोटा की पहाड़ियां हैं, बूंदी की पहाड़ियां हैं, शाहबाद उच्च भूमि कौन सी है, ये सारी चीजें। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? आपका सारांश हो गया कौन से का? राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का। इसको 4 भागों में बांटा गया है। क्लास हमारी पसंद आई है तो आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, देखते जाइए। और कई ऐसे भी हैं जो जिनके क्या पता चुभता है या नहीं, कई अनसब्सक्राइब भी करते हैं, तो प्लीज वो नहीं करें और आगे बढ़ाएं। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें, लेकिन अनसब्सक्राइब तो नहीं करें और आगे बढ़ाते रहिए क्लास को। और अच्छी बातें हैं, सारी बातें अच्छी अच्छी बताई है, एग्जाम में पूछी जाती है। अपन एग्जाम में ही हिचकी खा जाते हैं वहां पर, जबकि एग्जाम में यही चीजें उठ करके आती है। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आगे अपन नेक्स्ट क्लास लेकर के बहुत जल्द आएंगे। धन्यवाद।